उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का एक सुदूर इलाका, एक ऐसी भूमि जो उपजाऊ तो थी, लेकिन गंगा के मैदानी इलाकों के कई शांत और अनकहे राब भी अपने सीने में धन किए हुए थी। यहाँ रिहायशी इलाके से काफी दूर एक बना पोल्ट्री फार्म था। इस फार्म तक पहुंचने के लिए लोगों को कमल के विशाल खेतों से घुरना पड़ता था और फिर एक संकरी कच्ची सड़क पर मुड़ना पड़ता था, जो बारिश में कीच से भर जाती थी और गर्मियों में धूल से। यह फार्म फलों के बागीचों और छोटी छोटी नहरों के बीच में बसा हुआ था, जो इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग कर देता था। इस फार्म का मालिक 50 साल का एक आदमी था, जिसका नाम राकेश शर्मा था, लेकिन इलाके के लोग उसे और भी सम्मान से शर्मा जी कहकर बुलाते थे। शर्मा जी का पोल्ट्री फार्म बहुत मशहूर था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां हारों मुर्गियां थीं, बल्कि एक और अजीब कारण से भी। वह काम पर रखने के लिए सिर्फ दूसरे राज्यों की बेसहारा विधवा महिलाओं को ही चुनता था, जो फीड बनाने और बाहों की सफाई जैसे काम करती थीं। मई 2022 की एक सुबह फार्म की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ अधे उम्र की महिलाएं सुबह के बागार के बाद सुस्ता रही थीं। उनकी बातचीत धान की कीमतों से लेकर मौसम और बच्चों की पाई तक घूम रही थी। फिर धीरे धीरे बातचीत इलाके के एक जाने पहचाने विषय पर आ गई। शर्मा जी का पोल्ट्री फार्म इन दिनों खूब तरक्की कर रहा है, एक ते आवा वाली महिला कमला मौसी ने कहा। कल मैं वहां से घूरी तो देखा कि उन्होंने चूहों से भरा एक और ट्रक मंगवाया है। पास में बैठी शांति ने मुंह बनाते हुए कहा, तरक्की तो ठीक है, पर उनका फार्म देखकर मुझे अजीब सा डर लगता है। हमेशा शांत, ऊंची दीवारों के पीछे, किसी से कोई मतलब नहीं। कमला मौसी ने बचाव करते हुए कहा, अरे वह तो बहुत सज्जन आदमी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमेशा बेचारी विधवाओं की मदद करते हैं। यह सुनकर सावित्री, जो अब तक चुपचाप पंखा झल रही थी, ने अचानक अपनी आवाज धीमी की, चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सज्जन हैं या नहीं यह तो पता नहीं, पर मुझे कुछ बहुत अजीब लगता है। वह बिहार की लड़की सुनीता, जो कुछ महीने पहले ही उनके यहाँ काम करने आई थी, उसे किसी ने देखा है क्या? वह अक्सर मुझसे छोटी मोटी चीजें खरीदने यहाँ आती थी, पर एक महीने से ज्यादा हो गया उसका कोई अता पता नहीं है। शांति ने आह भरते हुए कहा, अरे चली गई होगी और क्या। उनके यहाँ काम करने वाली कौन सी औरत ज्यादा दिन टिकती है? कुछ महीने काम करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। शर्मा जी कहते हैं कि उन्हें कोई बेहतर जगह मिल गई या किसी आदमी के साथ दूसरे शहर चली गईं। पर अजीब बात यह है कि उनमें से कोई भी कभी वापस मिलने या अपने पुराने दोस्तों को फोन करने नहीं आती। ये अफवाहें, ये अधूरी कहानियां उस बदबूदार फार्म के चारों ओर धुंध की तरह मंडराती और फिर गायब हो जाती। लोग उत्सुक तो होते थे, लेकिन फिर अपनी रोमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ जाते थे। किसी ने भी उन अजनबी महिलाओं के भाग्य पर सच में ध्यान नहीं दिया। वे बस धुंधली परछाइयों की तरह आती और चली जाती थीं। लेकिन दूर बिहार के एक छोटे से घर में एक इंसान था जो इसे नरंदा नहीं कर सकता था। श्रीमती राधाबाई, सुनीता देवी की मां, 3 महीने से ज्यादा हो गए थे। वह एक अनजाने डर और चिंता में जी रही थीं। उनकी 30 साल की बेटी सुनीता पति की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लगभग 1 साल पहले उसने सुना था कि इलाहाबाद में शर्मा जी को काम करने वालों की जरूरत है, जहां रहने खाने की व्यवस्था और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को अपनी बूढ़ी मां के पास छोड़कर काम पर चली गई, इस उम्मीद में कि वह कुछ पैसे घर भेज सकेगी। शुरू में सुनीता हर हफ्ते फोन करती थी। फोन पर उसकी आवाज हमेशा खुश लगती थी। वह बताती थी कि मालिक बहुत अच्छा है और काम थोड़ा मुश्किल और बदबूदार होने के बावजूद आमदनी अच्छी है। वह हर महीने अपनी मां को बच्चों के लिए पैसे भेजती थी, लेकिन फिर फोन आने कम हो गए। हफ्ते में 1 बार से 2 हफ्ते में, फिर महीने में, और अब 3 महीने से ज्यादा हो गया था। कोई खबर नहीं थी। राधाबाई जब अपनी बेटी के नंबर पर फोन करती तो लंबी घंटी बजने के बाद यह नंबर उपलब्ध नहीं है का संदेश सुनाई देता। उन्होंने आस पास काम करने वाले अपने गांव के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक अनजाना डर उस बूढ़ी मां को घेरने लगा। वह अपनी बेटी के स्वभाव को जानती थी। सुनीता बहुत जिम्मेदार थी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। यह हो ही नहीं सकता कि वह अपनी बूढ़ी मां और 2 छोटे बच्चों को बिना बताए कहीं चली जाए। हर रात वह चिंता में सो नहीं पाती थीं। उनकी बेटी का चेहरा उनके सपनों में आता रहता था। अब और इंतजार करना असंभव था। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद अपनी बेटी को खोजने जाएंगी। उन्होंने कुछ पुराने कपड़े बांधे, अपने दोनों नाती पोतों को एक दयालु पोसी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ा
और इलाहाबाद के लिए पहली बस पकड़ी। अध्याय 2। एक मां की तलाश। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वह इलाहाबाद पहुंची तो उन्हें शर्मा जी के फार्म तक जाने वाली कच्ची सड़क तक पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेना पड़ा। फार्म के जंग लगे लोहे के गेट के सामने खड़े होकर उस विशाल और शांत परिसर को देखते हुए, जहां से केवल मुर्गियों की आवाज़ और एक तेज बदबू आ रही थी, राधाबाई का दिल और भी भारी हो गया। उन्होंने कुछ देर तक गेट खटखटाया, तब जाकर शर्मा जी घर से बाहर आए। उनके चेहरे पर अभी भी एक सरल और दयालु किसान का भाव था। जब उन्होंने राधाबाई को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। अरे माताजी, आप? मैं सुनीता की मां हूं जो यहां काम करती है। मैं उससे मिलने आई हूं, राधाबाई ने कांपती आवाज में कहा। यह सुनते ही शर्मा जी के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने अफसोस और कुछ असहजता व्यक्त की। हे भगवान, माताजी, आप इतनी दूर से बिना बताए चली आईं। सुनीता तो यहां 3 महीने पहले ही काम छोड़ चुकी है। काम छोड़ दिया? वह कहां गई? राधाबाई स्तब्ध रह गईं। जी, उसने मुझे बताया कि उसे गुजरात में एक अच्छा आदमी मिल गया है। उस आदमी ने उससे एक नई जिंदगी का वादा किया है और उसके बच्चों को भी अपने साथ रखने की बात कही है। वह बहुत खुश थी। उसने मेरा बहुत धन्यवाद किया और अपना सामान लेकर चली गई। मुझे खुशी हुई कि उसे एक नया जीवन साथी मिल गया। मैंने तो उसे यात्रा के खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। मुझे लगा कि उसने आपको बता दिया होगा। राधाबाई ने जो सुना उससे उनके कान सुन्न हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। यह हो ही नहीं सकता था। उनकी बेटी ऐसी नहीं थी। उन्होंने सीधे शर्मा जी की आंखों में देखा, किसी झूठ की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बहुत शांत थीं। उसकी आवाज़ बहुत सच्ची लग रही थी। उसने उन्हें अंदर पानी पीने के लिए भी बुलाया। उनके स्वास्थ्य और उनके नाती पोतों के बारे में पूछा। उसकी कहानी में इतनी शालीनता और तर्क था कि राधाबाई अपने दिल में गहरे संदेह के बावजूद कुछ और नहीं कह सकीं। वह भारी मन से लौट आईं। उनका दिल अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। एक हिस्सा यह मानना चाहता था कि उनकी बेटी को खुशी मिल गई है, लेकिन दूसरी ओर एक मां की अंतरात्मा उन्हें बता रही थी कि उस फार्म के लोहे के गेट के पीछे कुछ भयानक हुआ है। बिहार लौटने पर राधाबाई के मन की बेचैनी कम होने के बजाय हर दिन बढ़ती गई। उन्होंने फैसला किया कि वह चुपचाप इंतजार नहीं कर सकती। उन्हें पुलिस को बताना होगा। उन्हें विश्वास था कि केवल पुलिस ही सच्चाई का पता लगाने में उनकी मदद कर सकती है। एक बार फिर बूढ़ी मां ने इलाहाबाद के लिए बस पकड़ी। इस बार वह शर्मा जी के फार्म पर नहीं गईं, बल्कि सीधे इलाहाबाद जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचीं। आगंतुक कक्ष में बैठकर उन्होंने एक शिकायत दर्ज की, जिसमें अपनी बेटी के लापता होने और पोल्ट्री फार्म के मालिक राकेश शर्मा पर अपने संदेह की पूरी कहानी बताई। वह शिकायत एक मां के आंसुओं और प्यार से लिखी गई थी, जिसने आधिकारिक तौर पर एक ऐसे शैतान के अपराधों को उजागर करने वाली जांच की शुरुआत की जो इंसान के वेश में था। अध्याय 3। खामोशी की दीवार। श्रीमती राधाबाई की शिकायत मिलने पर इलाहाबाद जिला पुलिस ने सुनीता देवी के लापता होने का मामला दर्ज किया और प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक जांच शुरू की। 2 जांच अधिकारियों को राकेश शर्मा के फार्म पर पूछताछ के लिए भेजा गया। पुलिस का सामना करते हुए शर्मा जी ने एक बार फिर शांत और सहयोगी रवैया बनाए रखा। उन्होंने वही कहानी दोहराई जो उन्होंने राधाबाई को सुनाई थी, बिना किसी भिन्नता के। उन्होंने बूढ़ी मां की चिंता के प्रति बहुत सहानुभूति भी दिखाई और बूरत पन्ने पर हर तरह की जानकारी देने का वादा किया। जांचकर्ताओं ने उस छोटे से कमरे का निरीक्षण किया जहां सुनीता पहले रहती थी। कमरा खाली था और अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था। कोई भी व्यक्तिगत सामान नहीं बचा था। प्रारंभिक जांच एक मृत अंत पर पहुंच गई। मामले को अस्थायी रूप से एक सामान्य गुमशुदगी के रूप में दर्ज किया गया। यह संभव था कि सुनीता अपनी मर्जी से किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई हो और अपने परिवार को सूचित न किया हो। एक ऐसी कहानी जो उसकी पारे की जैसी परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए असामान्य नहीं थी। समय बीतता गया और सुनीता के लापता होने की फाइल धीरे धीरे धूल फांकने लगी, जो अनसुलझे मामलों की अलमारी में पई रही। लेकिन राधाबाई का दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। हर महीने वह आंसू भरी आंखों से खबर पूछने के लिए जिला पुलिस मुख्यालय की यात्रा करतीं। उस बूढ़ी मां के दृढ़ संकल्प ने अंततः उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इस गुमशुदगी में कुछ असामान्यताओं को देखते हुए, विशेष रूप से शर्मा जी के फार्म के आसपास की अस्पष्ट लेकिन परेशान करने वाली अफवाहों को देखते हुए, राज्य पुलिस मुख्यालय ने मामले को फिर से पूरी तरह से जांचने के लिए राज्य अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी विक्रम राठौर, एक अनुभवी जांचकर्ता, को इस विशेष मामले की कमान सौंपी गई।
वह संयोगों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को पिछले 5 वर्षों में राकेश शर्मा के फार्म में काम करने आई सभी महिलाओं के रिकॉर्ड को फिर से खंगालने का आदेश देकर शुरुआत की। एक शांत लेकिन अत्यंत गहन जांच शुरू हुई। यह एक बेहद मुश्किल काम था। शर्मा जी बहुत ही अनौपचारिक तरीके से मजदूरों को काम पर रखते थे। लगभग कोई अनुबंध या स्पष्ट कागजात नहीं होते थे, सिवाय कुछ काग के टुकड़ों के जिन पर नाम और गृहनगर का पता लिखा होता था। जासूसों को उन महिला मजदूरों की सूची की समीक्षा करने में कई हफ्ते लग गए जिन्होंने कभी वहां काम किया था, और फिर उन्होंने उन महिलाओं को फिर से खोजने की यात्रा शुरू की। जांच दल को उन धुंधले सुरागों का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और बिहार, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में भेजा गया। उन्होंने उन पुराने भर्ती कागजों पर लिखे गृहनगर के पतों का दौरा किया। उन्होंने हर एक के परिवार से मुलाकात की और धीरे धीरे एक भयानक पैटर्न सामने आने लगा। झारखंड के एक गरीब गांव में वे एक महिला गीता देवी के भाई से मिले, जो 2018 में शर्मा जी के यहां काम करने आई एक विधवा थी। भाई ने बताया वह लगभग 1 साल तक वहां काम करती रही, हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजती थी। उसने कहा कि मालिक अच्छा है और काम स्थिर है, और फिर अचानक कोई खबर नहीं आई। मेरे परिवार वाले भी उसे खोजने वहां गए तो शर्मा जी ने कहा कि वह किसी आदमी के साथ शादी करके गुजरात चली गई है। हमने भी मान लिया कि यह सच है क्योंकि वह अभी भी जवान थी और हम चाहते थे कि उसे सहारा देने के लिए कोई और पति मिल जाए। तब से कोई खबर नहीं है। बिहार में एक और महिला मरियम खातून की कहानी भी ऐसी ही थी। उसकी मां ने कहा कि पोल्ट्री फार्म में लगभग 8 महीने काम करने के बाद उनकी बेटी का संपर्क टूट गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा तो शर्मा जी ने कहा कि मरियम अपने दिवंगत पति के परिवार के साथ पश्चिम बंगाल वापस चली गई है क्योंकि वहां कोई गंभीर रूप से बीमार था और उसे देखभाल की जरूरत थी। इसी तरह 6 और महिलाएं सुनीता देवी को मिलाकर 7, सभी की एक ही कहानी थी। विधवा, दूर के राज्यों से शर्मा जी के लिए कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक काम किया और फिर अलग अलग कारणों से एक नई जिंदगी की तलाश में नौकरी छोड़ दी और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। उनके परिवार दूर होने के कारण, मालिक की बातों पर भरोसा करने के कारण, या बस अपनी गरीबी के कारण अपने प्रियजनों के लापता होने की रिपोर्ट सख्ती से दर्ज नहीं करा पाए थे। 7 महिलाएं, एक जैसी परिस्थितियां, एक ही कार्यस्थल पर आईं और सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। यह एक संयोग नहीं हो सकता था। मामले की बैठक में एसपी राठौर ने सफेद बोर्ड पर 7 महिलाओं की 7 तस्वीरें रखीं। 7 मुस्कानें, 7 भाग्य, अब सभी भये प्रश्न चिन्ह थे। हम एक सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं, उन्होंने पुष्टि की। राकेश शर्मा का फार्म आजीविका का स्थान नहीं है, बल्कि एक घातक जाल है, और बहुत संभव है कि यह एक कब्रगाह भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना रहा, उनके शव कहाँ थे? शवों के बिना शर्मा जी जैसे चालाक व्यक्ति पर आरोप लगाना लगभग असंभव था। वह आसानी से इनकार कर सकता था। यह कह सकता था कि यह सब एक संयोग था, कि वह अपने मजदूरों के निजी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता था। जांच दल एक खामोशी की दीवार का सामना कर रहा था जो अभेद्य लग रही थी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक वस्तुनिष्ठ प्रमाण खोजने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे नकारा नहीं जा सकता। एसपी राठौर को एक विचार आया, यदि ये महिलाएं वास्तव में चली गई थीं, तो उनकी वित्तीय गतिविधियों ने कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ा होगा। उन्होंने एक टीम को इन 7 महिलाओं के नाम पर सभी बैंक खातों की जांच करने के लिए बैंकों के साथ काम करने का निर्देश दिया। डेटा के साथ हफ्तों काम करने के बाद एक और पैटर्न खोजा गया। 7 महिलाओं के सभी 7 बैंक खातों में एक समान विशेषता थी। उन सभी को शर्मा पोल्ट्री फीड्स नामक कंपनी के खाते से मासिक वेतन मिलता था और वे सभी अचानक निष्क्रिय हो गए थे। प्रत्येक खाते में अंतिम लेन देन इलाहाबाद जिले के विभिन्न एटीएम से लगभग सारी नकदी निकालना था। उसके बाद कोई लेन देन नहीं हुआ था, कोई जमा नहीं, कोई निकासी नहीं, कोई हस्तांतरण नहीं। 7 लोग वित्तीय प्रणाली से जैसे गायब हो गए थे। यह एक अत्यंत मूल्यवान सबूत था जो दर्शाता था कि उनका गायब होना स्वाभाविक नहीं था। इसने इस परिकल्पना को और मजबूत किया कि उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी अंतिम बचत लूट ली गई थी। इन सबूतों के साथ जांच दल के पास राकेश शर्मा पर संदेह करने का और भी आधार था। अध्याय 4, जाल के अंदर। महिला मजदूरों के सामूहिक रूप से गायब होने और असामान्य वित्तीय पैटर्न के सबूत होने के बावजूद जांच दल समझ गया कि जब तक कोई शव या कोई सीधा भौतिक सबूत नहीं मिलता, राकेश शर्मा पर हत्या का आरोप लगाना बेहद मुश्किल होगा। वह यह बहाना बना सकता था कि वह केवल नकद में वेतन देता था,
और महिला मजदूरों का अपना पैसा निकालकर एक नया जीवन शुरू करना उनका निजी मामला था। एसपी विक्रम राठौर जानते थे कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें अंदर से एक सफलता की जरूरत है। उन्होंने एक साहसी और जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला किया, एक अंडरकवर जासूस भेजना। सब इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा, एक युवा और दिखने में आकर्षक लेकिन बेहद बहादुर, बुद्धिमान और उत्कृष्ट अभिनय कौशल वाली महिला अधिकारी को इस मिशन के लिए चुना गया। उसके लिए एक आदर्श कवर स्टोरी बनाई गई। अंजलि प्रिया नामक एक महिला की भूमिका निभाएगी जो झारखंड की रहने वाली है, एक सड़क दुर्घटना में विधवा हो गई है और अपनी बूढ़ी मां और छोटे बच्चे का अकेले पालन पोषण कर रही है। वह बहुत मुश्किल में है और उसने पोल्ट्री फार्म के मालिक शर्मा जी की दयालुता के बारे में सुना है, इसलिए वह नौकरी मांगने आई है। उसके सभी पहचान पत्र और जीवन की कहानी इतनी सावधानी से तैयार की गई थी कि उसमें कोई कमी नहीं थी। प्रिया के रूप में अंजलि शर्मा जी के फार्म पर पहुंची। जैसा कि अपेक्षित था, एक युवा, सुंदर और असहाय महिला को देखकर शर्मा जी ने बहुत रुचि दिखाई। उसने उसके परिवार और उसके अतीत के बारे में बहुत विस्तार से पूछा। अंजलि ने तैयार की गई स्क्रिप्ट के साथ अपनी जीवन कहानी को इतने मार्मिक ढंग से सुनाया कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसकी कमोरी और दयनीयता ने फार्म के मालिक का प्रारंभिक विश्वास पूरी तरह से जीत लिया। उसे काम पर रख लिया गया। फार्म में अंजलि के पहले कुछ दिन नरक जैसे थे। भारी काम, बदबूदार वातावरण और सबसे बककर अकेलापन और लगातार असुरक्षा की भावना। उसे पुरुष मजदूरों से अलग एक जर्जर कमरे में रहना पड़ता था और वह हमेशा शर्मा जी की चुभती हुई नहरों को महसूस करती थी। शुरू में वह बहुत दयालु और देखभाल करने वाला दिखा। अक्सर उसके लिए खाना पीना लाता, उसके जीवन के बारे में पूछता और कभी कभी कुछ अतिरिक्त पैसे भी देता। लेकिन उस दयालुता के पीछे अंजलि ने एक घातक खतरे को महसूस किया। एक जंगली जानवर चुपचाप अपने शिकार को देख रहा था। अंजलि का मिशन लापता पीड़ितों से संबंधित कोई भी सबूत खोजना था। शर्मा जी की अनुपस्थिति में या रात में उसने गुप्त रूप से फार्म में हर जगह की तलाशी ली, गोदाम से लेकर फीड प्रोसेसिंग क्षेत्र और शर्मा जी के मुख्य घर तक। कई दिनों की तनावपूर्ण खोज के बाद उसने एक भयानक खोज की। गोदाम के अटारी पर रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक में एक धूल और मक्खी के जालों से भरी जगह पर उसे दर्जनों पुराने महिलाओं के कपड़े मिले। कुछ घिसे पिटे हैंडबैग और विशेष रूप से चांदी की अंगूठियों, नकली हार और झुमके जैसे सस्ते गहने। उन्हें स्मृति चिन्ह की तरह रखा गया था। अंजलि ने गुप्त रूप से इन सभी वस्तुओं की तस्वीरें खींचीं और उन्हें जांच दल को भेज दिया। जब ये तस्वीरें 7 लापता महिलाओं के परिवारों को दिखाई गईं, तो वे फूट फूट कर रो पे और पहचान लिया कि वे उनके प्रियजनों की चीजें थीं। यह पहला भौतिक सबूत था जो पुष्टि करता था कि पीड़ितों का गायब होना निश्चित रूप से सीधे राकेश शर्मा से जुड़ा हुआ था। इस बीच अंजलि ने अपना मिशन जारी रखा। उसने रिपोर्ट दी कि फार्म में सबसे संदिग्ध क्षेत्र मुर्गियों के लिए फीड प्रोसेसिंग एरिया है। यह एक बाह वर्कशॉप था जिसमें एक बहुत शक्तिशाली औद्योगिक ग्राइंडर और फीड पकाने के लिए विशाल लोहे की काहियां थीं। शर्मा जी किसी को भी, यहां तक कि पुरुष मजदूरों को भी, इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते थे। वह हमेशा रात में खुद ही फीड बनाने का काम करते थे। कई रातों अंजलि ने ग्राइंडर की गगगाहट सुनी थी और एक बहुत ही अजीब जलने की गंध महसूस की थी। एक तीखी, असहनीय गंध जो सामान्य मुर्गी फीड जैसी नहीं थी। महिला जासूस के लिए स्थिति की बत्ती खतरे को देखते हुए और अब पर्याप्त प्रारंभिक आधार होने के कारण एसपी राठौर ने कार्रवाई करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें कानूनी रूप से तलाशी वारंट प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता थी। उन्होंने आर्थिक अपराध विंग को अपनी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने फार्म के खरीद बिलों में एक असामान्यता खोजने पर ध्यान केंद्रित किया और अंत में उन्होंने इसे पा लिया। औद्योगिक रसायन आपूर्तिकर्ताओं से बिलों की समीक्षा करते समय उन्होंने पाया कि राकेश शर्मा पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड खरीद रहा था। ये बेहद शक्तिशाली रसायन हैं जो जैविक ऊतकों को जल्दी से गलाने और घोलने में सक्षम हैं। शर्मा जी द्वारा खरीदी गई मात्रा एक पोल्ट्री फार्म की सामान्य सफाई की जरूरतों से कहीं ज्यादा थी। सबसे भयानक परिकल्पना सामने रखी गई। शर्मा जी इन रसायनों का उपयोग पीड़ितों के शवों को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कर रहे थे। पीड़ितों के अवशेषों को रखने के सबूत और शवों को नष्ट करने में सक्षम रसायनों की बड़ी मात्रा में खरीद के साथ इलाहाबाद जिला न्यायालय ने राकेश शर्मा के पूरे फार्म की तत्काल तलाशी के लिए एक वारंट को मंजूरी दे दी। कानून का जाल कसना शुरू हो गया था। अध्याय 5।
नरक का द्वार। एक सुबह, जब खेतों में अभी भी कोहरा छाया हुआ था, सैकड़ों पुलिसकर्मियों और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने राकेश शर्मा के पोल्ट्री फार्म को गुप्त रूप से घेर लिया। अंडरकवर जासूस अंजलि को संकेत मिल गया था और वह पिछली रात को ही सुरक्षित रूप से फार्म से निकल चुकी थी। हमले का आदेश दिया गया। जासूसों की टीमें एक साथ कई दिशाओं से अंदर घुस गईं। राकेश शर्मा उस समय फीड प्रोसेसिंग एरिया में था और पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने काबू कर लिया। तुरंत एक व्यापक तलाशी शुरू की गई। मुख्य घर में पीड़ितों के अवशेषों वाले संदूक के अलावा पुलिस को एक और विकृत संग्रह मिला। दर्जनों महिलाओं के अंडरवियर एक लोहे के बक्से में बिस्तर के नीचे छिपाए गए थे। लेकिन जिस जगह ने सभी को झकझोर कर रख दिया वह फीड प्रोसेसिंग वर्कशॉप थी। नग्न आंखों से यह जगह सामान्य लग रही थी, केवल एक विशिष्ट बदबू थी। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने ल्यूमिनोल घोल का इस्तेमाल किया और यूवी लाइट डाली तो एक भयानक दृश्य सामने आया। औद्योगिक ग्राइंडर के आसपास का पूरा फर्श, दीवारें और विशाल लोहे की काहियों के अंदर का हिस्सा एक भयानक नीली हरी चमक से जगमगा उठा। खून के अनगिनत धब्बे, जिन्हें बहुत सावधानी से साफ और धोया गया था, अभी भी दिखाई दे रहे थे। यह मुर्गियों के लिए फीड बनाने की जगह नहीं थी, यह एक बूचखाना था, इंसानों को मारने की जगह। खून के नमूने एकत्र किए गए और बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि इसमें कई अलग अलग लोगों का डीएनए था, लेकिन रसायनों द्वारा मिश्रित और विघटित होने के कारण विशिष्ट पहचान संभव नहीं थी। लेकिन पीड़ितों के शव कहाँ थे? अब सभी की निगाहें घर के पीछे एक भव्य और भयावह मछली के तालाब पर टिकी थीं। सबसे भयानक सिनेरियो के आधार पर जांच दल ने इस तालाब को खाली करने का फैसला किया। यह काम बेहद कठिन था। पुलिस को कई उच्च क्षमता वाले पंप और यहां तक कि अग्निशमन विभाग से भी सहायता लेनी पड़ी। 2 दिन और एक रात लगातार पंपिंग के बाद सैकड़ों वर्ग मीटर का तालाब अंततः कीच भरे तल पर आ गया। और फिर उस काले, बदबूदार कीच में सफेद रंग की मानव हड्डियां धीरे धीरे सामने आने लगीं। फोरेंसिक विशेषज्ञों को हर एक हड्डी के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। उन्हें खोपड़ी, पसलियों, हाथ और पैर की अनगिनत हड्डियां मिलीं, जो कम से कम 7 अलग अलग व्यक्तियों की थीं। यह तालाब सिर्फ मछली पालने की जगह नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक कब्र थी जो अक्षम्य अपराधों के अवशेषों को छिपाए हुए थी। जांच एजेंसी में अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए पीड़ितों के अवशेष, बूचखाने में खून के धब्बे और विशेष रूप से अपने ही मछली के तालाब के नीचे पाए गए कंकाल, राकेश शर्मा जानता था कि कोई भी इनकार व्यर्थ है। उसने अपना सिर झुका लिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। अध्याय 6, शैतान का कबूलनामा। उसका कबूलनामा एक विकृत मानसिकता और महिलाओं के प्रति एक रुग्ण घृणा की एक भयानक कहानी थी। उसने बताया कि अपनी पत्नी द्वारा छोड़े जाने के बाद उसे सभी महिलाओं से नफरत हो गई थी। वह मानता था कि वे सभी धोखेबाज और बेवफा होती हैं। उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने मुश्किल परिस्थितियों में विधवा महिलाओं को काम पर रखना चुना, क्योंकि वह मानता था कि वे सबसे कमोर होती हैं, जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, और जब वे गायब हो जाएंगी तो कुछ ही लोग उनकी तलाश करेंगे। उसने अपने द्वारा की गई हर हत्या का विस्तार से वर्णन किया। उसकी कार्यप्रणाली थी कि शुरू में वह उनका विश्वास जीतने के लिए दयालु और देखभाल करने वाला बनता था, फिर वह उनका बलात्कार करने की कोशिश करता था। बेचारी महिलाएं परदेश में अकेली और डरी हुई शुरू में विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थीं, लेकिन जब कोई जाने की इच्छा व्यक्त करता या पुलिस को बताने की धमकी देता तो वह उन्हें मारने में संकोच नहीं करता था। उसने कबूल किया कि पीड़ितों को मारने के बाद वह शवों को वर्कशॉप में ले जाता था। वहां उसने सूअर काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मांस और अंगों को उसने औद्योगिक ग्राइंडर में सब्जियों के साथ पीस दिया और फिर वही काहियों में पकाकर अपनी हारों मुर्गियों के लिए फीड बना दिया। हड्डियों को उबालने और रसायनों से सभी निशान हटाने के बाद वह एक बोरी में डालकर मछली के तालाब में फेंक देता था। उसे विश्वास था कि यह सबूत मिटाने का सबसे उत्तम तरीका है कि कोई भी कभी कोई निशान नहीं खोज पाएगा। राकेश शर्मा के कबूलनामे ने उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास के सबसे क्रूर और चौंकाने वाले मामलों में से एक को समाप्त कर दिया। उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के लिए बाद में मुकदमे में इलाहाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायपीठ ने प्रतिवादी राकेश शर्मा को उच्चतम सा मृत्युदंड सुनाई। फैसला सुनाया गया था। उन निर्दोष आत्माओं के लिए न्याय हो चुका था, लेकिन यह मामला सतर्कता के बारे में एक सबक छो गया जो कभी पुराना नहीं होता। यह दिखाता है कि बुराई कभी कभी दूर नहीं होती, बल्कि सबसे सामान्य और दयालु चेहरों के पीछे छिपी हो सकती है।
और यह पुलिस बल के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और कभी हार न मानने वाली भावना का भी एक प्रमाण है, जिन्होंने उन शैतानों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए दिन रात चुपचाप काम किया।